भारत के लिए अमेरिका से कौन सी गुड न्यूज आ रही है? खालिस्तानी सपोर्टर्स को डोनाल्ड ट्रंप ने अब कौन सा झटका दिया है? बांग्लादेश की सरकार ने शेख हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर भारत को क्या धमकी दी है? और पाकिस्तान ने भारत के डर से कौन सी एप्लीकेशन आर्मी के अंदर बैन कर दी है? काफी सारी इंपॉर्टेंट खबरें आ रही हैं जो भारत के ऊपर भी इम्पैक्ट डालती हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका और भारत के बारे में, क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पॉलिटिकल गेन्स और मागा सपोर्टर्स के लिए ही सही, लेकिन जाने अनजाने में खालिस्तानी सपोर्टर्स के ऊपर अब तक का सबसे बड़ा क्रैकडाउन कर दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने 28,000 इलीगल एलियंस यानी कि 28,000 इलीगल इमिग्रेंट ट्रक ड्राइवर्स के ड्राइविंग लाइसेंसेस को रिवोक कर दिया है, जिसके बाद ये 28,000 इमिग्रेंट्स अचानक से ट्रकिंग बिजनेस से बाहर हो गए हैं। और गुड न्यूज ये है कि इनमें बड़ी संख्या खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट की है, जो अमेरिका जाकर सबसे पहले वहां का ट्रकिंग लाइसेंस बना लेते थे। दरअसल पंजाब के कई सारे लोग डोंकी लगाकर इलीगल तरीके से अमेरिका एंटर होते थे, वहां पर असाइलम क्लेम करते थे, और जब तक उनको असाइलम रिक्वेस्ट प्रोसेस होकर एक्सेप्ट नहीं हो जाती थी या जब तक वो रिफ्यूजी स्टेटस के ऊपर होते थे, तब तक वो ट्रक ड्राइविंग का लाइसेंस बनाकर वहां पर ट्रक चलाने का काम करते थे। आज भी पंजाब में कई सारे लोगों का सपना होता है अमेरिका में ट्रक ड्राइवर बनने का। मसला ये था कि अमेरिका की गवर्नमेंट भी इमिग्रेंट्स को ड्राइविंग लाइसेंस दे देती थी। उन्हें यूएस सिटीजन या ग्रीन कार्ड तो नहीं दिया जाता था, लेकिन उनको रिफ्यूजी स्टेटस देकर ट्रक ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया जाता था, ताकि वो खुद अपने लिए वहां पर पैसे कमाएं और गवर्नमेंट को उनको पालना ना पड़े। लेकिन इसमें सबसे बड़ा फ्रॉड ये हो रहा था कि अमेरिका के जो ड्राइविंग स्कूल्स थे वो बिना लैंग्वेज टेस्ट लिए ही इन इमिग्रेंट्स को लाइसेंस दे दिया करते थे। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने 9,500 ड्राइविंग स्कूल्स को भी बंद करने के आदेश दे दिए हैं, जिन्होंने इन 28,000 इमिग्रेंट्स को लाइसेंस इशू किए थे। अब ये जो 28,000 इमिग्रेंट्स के लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए हैं, इनका यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ने इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया था, जिसमें ये देखा गया कि क्या ये सभी ड्राइवर्स इंग्लिश भाषा को पढ़ने, लिखने, सुनकर समझने और बोलने में कितने सक्षम हैं। 24,000 ड्राइवर्स ने तो सीधा सीधा यही इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट ही फेल कर दिया था। अब ये जो 28,000 ड्राइवर्स के लाइसेंस रिवोक किए गए हैं, इनमें से कितने इंडियन ओरिजिन के हैं वो तो खैर अमेरिका ने अभी नहीं बताया, लेकिन कहा जा रहा है कि इसमें 8 से 9,000 अकेले इंडियन ओरिजिन के हैं। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि ट्रकिंग इंडस्ट्री में ड्राइवर्स की शॉर्टेज ना आए, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया है कि ये जो 28,000 इमिग्रेंट्स जिनके लाइसेंस कैंसिल किए गए हैं, इनकी जगह अब यूएस वेटरन्स को कमर्शियल लाइसेंस प्रोवाइड किए जाएंगे। यानी जो पर्सनल्स अमेरिका की सेना से रिटायर हो रहे हैं और जिनके पास लाइसेंस होता है, उनको कमर्शियल लाइसेंस में कन्वर्ट कर इनको भी अमेरिका का ट्रकिंग लाइसेंस दिया जाएगा, ताकि रिटायरमेंट के बाद इनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके। पिछले साल अगस्त महीने में एक इंडियन ओरिजिन के ड्राइवर ने फ्लोरिडा में अचानक से गलत यू टर्न मारा था, जिसमें 3 लोगों की जान गई थी। उसी समय से डोनाल्ड ट्रंप ने ये इलीगल इमिग्रेंट्स के लाइसेंस को कैंसिल करने की घोषणा कर दी थी, और आज प्रॉपर टेस्ट और लीगल प्रोसेस कंप्लीट कर ये 28,000 लाइसेंस भी कैंसिल कर दिए गए हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है यूनाइटेड किंगडम के स्कॉटलैंड ग्लासगो से, जहां पर रिसेंटली कॉमनवेल्थ गेम्स खत्म हुई हैं। भारत को लेकर चर्चा ये हो रही थी कि कैसे हम कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक्स में अपने मेडल्स की संख्या के ऊपर उसके अंदर इंप्रूवमेंट लाएं और किस तरह से भारत को इन गेम्स को होस्ट करना है। लेकिन पाकिस्तान को लेकर चर्चा ये हो रही है कि कैसे पाकिस्तान के खिलाड़ियों के ऊपर निगरानी रखनी है ताकि ये वेन्यू से भाग नहीं जाएं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि ग्लासगो स्कॉटलैंड में जो कॉमनवेल्थ गेम्स खत्म हुई हैं, वहां के वेन्यू से पाकिस्तान और युगांडा के कुछ एथलीट्स फरार हो गए हैं और फ्लाइट पकड़कर वापस अपने अपने देश नहीं गए हैं। बताया जा रहा है कि इनमें पाकिस्तान और युगांडा के बॉक्सर्स शामिल हैं, जिन्होंने रिटर्न फ्लाइट मिस कर ली है। अब स्कॉटलैंड की पुलिस इनकी तलाश कर रही है ताकि इनको अरेस्ट कर डिपोर्ट किया जाए। युगांडा का तो चलो समझ आता है, लेकिन पाकिस्तान यहाँ पर भी अपना नाम रोशन कर रहा है। कहने को पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर देश है, और ये हरकतें इनके लोगों की। वैसे पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में केवल एक ही ब्रॉन्ज मेडल जीता है। पाकिस्तान से रिलेटेड एक और न्यूज निकलकर ये भी आ रही है कि पाकिस्तान आर्मी ने अपने ऑफिसर्स और सोल्जर्स को ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए व्हाट्सएप की जगह चाइनीज एप्लीकेशन वीचैट इस्तेमाल करने की डायरेक्शंस दी हैं। अब पाकिस्तान आर्मी वीचैट के ऊपर इंटरनल कम्युनिकेशन और मैसेज एक्सचेंज करेगी। इसके पीछे का कारण अमेरिकन कंपनीज के ऊपर ट्रस्ट की कमी बताई जा रही है। पाकिस्तान को लगता है कि यूएस कंपनीज अब भारत में डेटा सेंटर खोल रही हैं, इंडियंस अब इन्हीं कंपनीज के अंदर क्रूशियल पोस्ट के ऊपर बैठे हुए हैं। ऐसे में अब व्हाट्सएप के ऊपर डेटा लीक्स और ऑफिशियल कम्युनिकेशन की हैकिंग का खतरा पहले से काफी ज्यादा बढ़ गया है। इसलिए उनको लगता है कि अमेरिका की जगह चाइनीज एप्लीकेशन ज्यादा सेफर ऑप्शन है, इसलिए व्हाट्सएप को ड्रॉप कर वीचैट को सिलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और बांग्लादेश के बारे में, क्योंकि पिछले कल जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके ऊपर बांग्लादेश की सरकार का भी एक रिएक्शन आ गया है।
बांग्लादेश सरकार ने उसके ऊपर कमेंट करते हुए भारत के ऊपर सवाल खड़े किए हैं। शेख हसीना की स्पीच काफी लंबी थी, लेकिन मोटे तौर पर शेख हसीना ने 3-4 बातें बोली हैं। इन्होंने कहा कि मुझे चाहे कोई भी सजा मिल जाए, मुझे मारें या जेल में डाल दिया जाए, मैं बांग्लादेश जरूर वापस जाऊंगी। डर के कारण मैं बांग्लादेश के लोगों के प्रति अपनी ड्यूटी को नहीं छोड़ूंगी। दिसंबर महीने में मैं अपने देश वापस जाऊंगी। और प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के लिए बोला कि उसने इलीगल और बिना मैंडेट के सरकार चलाई थी। अवामी लीग पार्टी के ऊपर लगाया हुआ बैन हटा देना चाहिए और मैं बांग्लादेश वापस पावर के लिए नहीं जा रही हूँ, बल्कि बांग्लादेश को वापस से डेवलपमेंट और सेकुलरिज्म के रास्ते के ऊपर ले जाने के लिए जा रही हूँ। इसके आगे शेख हसीना ने यह भी ऐड किया कि स्टूडेंट के प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स द्वारा हाईजैक कर लिया गया था और उनको कवर बनाकर वायलेंस की गई थी। स्टूडेंट्स को इमोशनली मैनिपुलेट किया गया था, जिनकी जान गई। जो भी वायलेंस हुई थी उस चीज की जांच करने के लिए उन्होंने कई सारे स्टेप उठाए थे। एक जुडिशियल कमीशन भी बनाया था। इसके आगे इन्होंने कहा कि बांग्लादेश के अंदर रिग्ड इलेक्शन करवाकर बीएनपी पार्टी को जिताया गया, लेकिन सिचुएशन तब भी ठीक नहीं हुई है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था आज भी बर्बाद हो रही है और सारी प्रोग्रेस पूरी तरह से रुक गई है। बांग्लादेश की स्टेबिलिटी पूरे साउथ एशिया के लिए इंपॉर्टेंट है। भारत के लिए शेख हसीना का कहना है कि भारत हमेशा से हमारा करीबी दोस्त रहा है और भारत की तारीफ की है। अब ये थी शेख हसीना की स्टेटमेंट। अब बात करते हैं कि बांग्लादेश की सरकार ने क्या बोला है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर बांग्लादेश की सरकार की प्रेस रिलीज है। इसमें बांग्लादेश ने आउटरीच वर्ड का इस्तेमाल करते हुए कहा कि हमें इस बात का बहुत ही गुस्सा है कि भारत ने शेख हसीना को न्यू दिल्ली में मीडिया से लाइव बात करने की इजाजत दी। हमारे मुताबिक शेख हसीना एक दोषी और भगोड़ी नेता हैं। उन्होंने इस इवेंट में बांग्लादेश और हमारे लोगों के खिलाफ जहरीली बातें की हैं। हमने पहले ही भारत सरकार को बता दिया था कि अगर ये इवेंट होता है तो दोनों देशों के रिश्ते खराब हो सकते हैं। इसके बाद भी इस प्रोग्राम को होने दिया गया, जिसका हमें काफी अफसोस है। आज बांग्लादेश के लोग जुलाई रेवोल्यूशन की दूसरी बरसी मना रहे हैं। ऐसे दिन भारत की जमीन से शेख हसीना का मीडिया से बात करना हमारी सॉवरेनिटी का अपमान है और जुलाई रेवोल्यूशन में जान गंवाने वाले लोगों की बेइज्जती है। ऐसा कर उनका अपमान किया गया है। शेख हसीना ने जुलाई अगस्त 2024 की घटनाओं को झुटलाने की कोशिश की है। हमारा कहना है कि यूनाइटेड नेशंस ने भी उस दौरान आम लोगों, बच्चों तक की हत्याओं का जिक्र किया था, लेकिन बांग्लादेश के लोग पहले भी ऐसी बातों को ठुकरा चुके हैं और आगे भी ठुकराते रहेंगे। हमारे देश के लोगों ने फैसला कर लिया है कि बांग्लादेश दोबारा पुराने दौर में कभी नहीं जाएगा या फिर किसी भी दूसरे देश का पपेट या क्लाइंट स्टेट नहीं बनेगा। अब यहाँ पर भारत को इनडायरेक्टली कहा गया है कि हम आपके कोई पपेट, आपकी कठपुतली या फिर आपकी क्लाइंट स्टेट की तरह बर्ताव नहीं करेंगे और ऐसा नहीं होगा कि भारत जो भी बोलेगा हम वो करेंगे। यानी यहाँ भी बांग्लादेश की सरकार ने इनडायरेक्टली भारत को टारगेट किया है। इसके आगे बांग्लादेश की सरकार ने कहा कि शेख हसीना और उनका नेटवर्क बांग्लादेश की सियासत में दोबारा जगह नहीं बना पाएगा। हम भारत के साथ अच्छे, बराबरी और आपस के सम्मान के ऊपर आधारित रिश्ते रखना चाहते हैं, लेकिन हमने भारत से कई बार शेख हसीना को 2013 की एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के तहत बांग्लादेश भेजने की मांग की है, जिसके ऊपर अभी तक भारत की तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिला है। इसके उल्टा भारत में उनको खुलकर मीडिया से बात करने का मौका दिया जा रहा है और ये बांग्लादेश के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है और दोनों देशों के अच्छे रिश्ते, रिलेशंस को इम्प्रूव करने की कोशिश को नुकसान पहुंचाता है। ये कहना है बांग्लादेश की सरकार का। तारिक रहमान के प्राइम मिनिस्टर बनते ही मोदी सरकार ने इनको इन्विटेशन दिया था। प्यार से समझाने की कोशिश की थी, लेकिन इनको लगा कि ये पता नहीं कौन सी सुपर पावर बन गए हैं। पाकिस्तान और चाइना की गोद में बैठकर इसने भारत को आंखें दिखानी स्टार्ट कर दी। जो स्टूडेंट लीडर्स चिकन नेक को काटकर नॉर्थ ईस्ट को अलग करने की धमकी दे रहे थे, उनको तारिक रहमान ने अपनी गवर्नमेंट के अंदर ही जगह दे दी। वैसे जो दोनों देशों के बीच पॉलिटिक्स हो रही है, उसको देखकर तो लगता है कि बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान अगले महीने भारत में जो ब्रिक्स समिट होना है उसके लिए भारत कभी नहीं आएगा। भारत ने ब्रिक्स में गेस्ट के तौर पर तारिक रहमान को भी आमंत्रण भेजा था। वैसे आपको क्या लगता है कि शेख हसीना को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की परमिशन देकर मोदी सरकार ने सही किया है? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। एक और न्यूज ये भी निकल कर आ रही है कि पिछले कल बांग्लादेश के फॉर्मर क्रिकेटर शाकिब उल हसन के घर के ऊपर पेट्रोल बम से हमला हुआ था। घर को आग लगाने की कोशिश की गई थी और पथराव कर घर के सारे शीशे तोड़ दिए गए। वहां पर जितनी भी लाइट्स लगी थी उनको भी तोड़ दिया गया। लेट ही सही, लेकिन बांग्लादेश की पुलिस ने बाद में आकर सिचुएशन को कंट्रोल किया और आग बुझाकर प्रोटेस्टर्स को वहां से भगाया गया। शाकिब उल हसन के घर के ऊपर हमला इसलिए हुआ क्योंकि ये पिछले कल शेख हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑनलाइन वर्चुअल मोड से ज्वाइन हुए थे। शाकिब उल हसन ने साल 2023 में शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी के टिकट के ऊपर एमपी का चुनाव लड़ा था और ये वहां से जीते भी थे। कहने का मतलब है कि ये शेख हसीना के सपोर्टर हैं, इसलिए इनके घर के ऊपर हमला किया गया क्योंकि ये पिछले कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे। शाकिब उल हसन इस समय श्रीलंका में है और साल 2024 के जुलाई और अगस्त महीने में जब बांग्लादेश में दंगे हो रहे थे, ये उस समय कनाडा और अमेरिका में जाकर क्रिकेट लीग्स खेल रहे थे।
लेकिन ये तब से बांग्लादेश वापस नहीं गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो शेख हसीना से पहले उनके बेटे साजिब वाजिद जॉय ने भी मीडिया को संबोधित किया था, जिसमें उन्होंने भारत को भी एक संदेश दिया कि जो आज बांग्लादेश में सरकार बैठी है, इनके रूल में कई सौ आतंकवादियों को जेल से छोड़ दिया गया है। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI ये खुलेआम बांग्लादेश के अंदर इन्वॉल्व हो रही है और जो ग्लोबल टेररिस्ट की अगली जनरेशन होगी वो बांग्लादेश से ही आने वाली है। ये लोग भारत को भी टारगेट करेंगे, भारत के लिए भी खतरा बनेंगे और ना सिर्फ भारत लेकिन ये पूरी दुनिया के लिए खतरा होंगे। ये कहना है शेख हसीना के बेटे का। वैसे अगर शेख हसीना किसी भी तरह वापस पावर में आती हैं तो यही उनके सक्सेसर होंगे और तारिक रहमान की तरह बांग्लादेश के अगले प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं।